अच्छा, तो यहां तक तुम लोगों को समझ आ गई चीजों की। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि जो आपके 8 मार्क्स हैं उसमें आपने जो है किस तरह से हैंडल करना होता है क्वेश्चंस को। अब तुम लोगों को समझ आई है कि देखो यार, ये बच्चे ये स्टेटमेंट लिखते नहीं, इसी को और थोड़ा सा इलेबरेट करो। तो बच्चे जब ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे तो 4 मार्क्स जो है वो उनको एग्जामिनर क्यों देगा? ठीक है, वो तो जो मांग रहे हैं आप उसको, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हो। और बार बार एग्जामिनर जो है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही। मैंने मार्च 25 की एग्जामिनर रिपोर्ट से जो है ये ज्यादातर जो तुम लोगों के लिए मैंने अभी एक ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो इट इज फ्रॉम मार्च 25 एग्जामिनर रिपोर्ट। ठीक है, अब ये आपका 12 मार्क्स का था। अगर इस तरह लिखोगे तो 12 में से 12 तुम लोगों को मिल जाएंगे। अब हम 8 मार्क कर देखते हैं। 8 मार्क्स में क्या होते हैं कि आपके 3 मार्क्स होते हैं नॉलेज के। वही वाली बात, नॉलेज क्या है? कोई भी आपने वर्ड इंट्रोड्यूस किया है अपने आंसर में, आपने उसको डिफाइन करना है, वो आपकी नॉलेज है। सही हो गया। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस जो है आपने स्टेटमेंट को निगेट किया। आपने स्टेटमेंट को जो है वो कहा कि आपने पहले स्टेटमेंट को ओके किया, फिर आपने स्टेटमेंट को निगेट किया। दोनों ओके वाली एंड निगेशन, दोनों पार्ट क्या है? बोथ आर एनालिसिस। भाई इवेल्युएशन सिर्फ 2 मार्क्स का है। ठीक है, इवेल्युएशन जो है वो 2 मार्क्स का है। उसमें तुम लोगों ने क्या करना है? यही बातें लेकिन छोटे थोड़े से कम वर्ड्स में, इसी तरह से। ठीक है, कि इट शुड नॉट बी अ समरी ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन प्रीवियसली, इट शुड हैव अ कंक्लूसिव स्टांस। और आपने कोई नई सी इसमें बात लिखनी है। सो अगर आप जो है, देखो अब तुम लोग किस तरह से मार्क्स लूज करते हो। लेट मी टेल यू गाइस, 8 मार्क्स तुम लोगों के लूज हो गए 12-12 क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद जो है 4 मार्क्स लूज हो गए तुम लोगों के फ्रॉम 8 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये 16 मार्क्स तो सिंपल कट हो गए ना। उसके बाद जो है वो आंसर्स हम क्या लिखते हैं? हम आंसर्स लिखते हैं, या तो लेवल 1 आंसर लिखते हैं या हम लेवल 2 आंसर लिखते हैं। तो एक वो आपको फिर बहुत कम मार्क्स देते हैं। फुल मार्क्स लेने के लिए आपको लेवल 3 आंसर्स लिखने पड़ेंगे। कोई आइडिया है कि लेवल 3 आंसर क्या होता है? हाँ, किसी को पता है कि लेवल 3 आंसर क्या है? शहरियार बताओ, तुमने तो पहले भी। मैम जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 7 to 8 वाली रेंज में होंगे, या आई बिलीव 6 to 8 वाली रेंज में होंगे, वो लेवल 3 कंसिडर होते हैं। लेकिन करोगे क्या लेवल 3 आंसर में? ऐसा क्या लिखोगे? अ, बताती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ। बच्चों को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा हमने ग्राफ्स बना दिए। एक और चीज मैं तुम लोगों को अब करती हूँ, ठीक है, बता देती हूँ। ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट एंड गुड टू मेक, बट नॉट टू इंपॉर्टेंट। भाई जहां नहीं रिक्वायरमेंट वहां ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे धड़ाधड़ इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सारे ग्राफ्स बना के कहते हैं ये, ठीक है, जब जरूरत नहीं है डोंट मेक द ग्राफ्स। दे आर गुड टू मेक, एग्जामिनर भी कहते हैं भाई दे आर गुड टू मेक बट नॉट टू इंपॉर्टेंट। मैंने ये बात अभी लास्ट क्लास में अपने A2 वाले बच्चों को भी बताई है कि मेरा एक वही वासिल, तुम लोग शायद जानते भी हो, अक्सर यहाँ पे ज्यादातर रिची सोनियन भी बैठे हुए हैं। तो उसके 55 आउट ऑफ 60 आए थे, तो AS में। और उसने जो अपनी स्क्रिप्ट दिखाई थी तो स्क्रिप्ट में कोई ग्राफ नहीं था, कोई एक आध कोई उसका ग्राफ था। ठीक है, आपने क्या करना है? तो फिर मार्क्स क्यों आए थे? एक्सप्लेनेशन शुड बी वेरी गुड एंड देयर शुड बी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी आपने बात की है उसको आप खींच के एक्सप्लेन करो, बहुत इलेबरेटिव तरीके से एक्सप्लेन करो। ठीक है, बी वेरी
elaborative with your points. बच्चे क्या करते हैं, कॉमा डाल डाल के बेटर क्वालिटी, बेटर एफिशिएंसी। भाई बताओ क्यों बेटर क्वालिटी, क्यों बेटर एफिशिएंसी? ठीक है, हर चीज को एक्सप्लेन करो कि मार्केट इकोनॉमी में क्यों होगी बेटर क्वालिटी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, तो कंपेटिटिव एज लेने के लिए जो है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। सही हो गया। तो आपने यू नीड टू बी वेरी इलेबरेटिव विद वट एवर यू आर सेइंग एंड ट्राई टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत लगता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। अब जब तुम लोगों ने ग्राफ्स भी बनाए तो फिर उसके साथ क्या करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट एंड गुड टू मेक बट नॉट टू इंपॉर्टेंट। Whenever you make a graph, explain it. बच्चे क्या करते हैं, वो ग्राफ तो बन जाते हैं लेकिन वो ग्राफ ना वो हवा में झूल रहा होता है, वो इसको एक्सप्लेन ही नहीं करते। एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है कि आप एक एक बात बताओ कि इन द अबव ग्राफ देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम D0 to D1 due to which there has been an increase in prices from P0 to P1 and the new quantity traded is Q1। यानी कि आपने क्या किया, अपनी उस डायग्राम में जो सब कुछ हो रहा है वो आपने एग्जामिनर को बता दिया। एग्जामिनर ये कहता है कि भाई हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे कि हम आपकी बातों को इन्फर करें, या आपने डायग्राम बना दी है तो हम कहें थैंक यू वेरी मच, हमें डायग्राम मिल गई है। सही है, आपने उस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द डायग्राम। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चंस? अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इवेल्युएशन, क्योंकि बच्चों को जो है ना एक तरह से यकीन नहीं आ रहा होता कि इवेल्युएशन जो है हमारी क्या है। ठीक है ना, सो अब मैं तुम लोगों के साथ जो है वो इवेल्युएशन डिस्कस करने लगी हूँ कि हमारी इवेल्युएशन में क्या आता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स। ठीक है, सो लेट मी ओपन माय। अच्छा जी, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि डेटा रिस्पॉन्स में भी, अच्छा मैं ये बताना तुम लोग कि और कहाँ से मार्क्स कटने वाले हैं वो तो बताना ही भूल गई। जो आपके 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें भी रिक्वायरमेंट है एनालिसिस की। आपके 2-3 मार्क्स तो यहां से कट गए, तो यानी कि 60 में से 20 मार्क्स तुम लोग अपने कट कर लो, क्योंकि तुम लोग को यही नहीं पता कि इवेल्युएशन कैसे करनी है। सही है, अब 40 आउट ऑफ 60 तो आने से रहे। मैं बताती हूँ ना 24 या 25 थ्रेशोल्ड कैसे बनता है। 40 आउट ऑफ 60 तो आने से रहे। ठीक है, कि फुल जाहिर है बच्चों जब आंसर जब लिखते हैं तो बड़े बेसिक किस्म के लेवल 1 लेवल 2, तो वो फिर आपके 40 में से वो कट कुट हो के अगर आपने बड़ा अच्छा आंसर कर भी दिया है तो 24 आएंगे। सही है, और वो आपका क्या है, ग्रेट थ्रेशोल्ड। और अगर आपने सारे ही बड़े बेसिक किस्म के आंसर लिखे हैं, आई हैव सीन स्क्रिप्ट्स जिसमें 8 आउट ऑफ 60 भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं A2 वालों की अभी मेरी क्लास हुई है तो आई वॉज रिलेटिवली चिल विद देम कि हाँ यार हो भी जाता है, A2 में इतना वो नहीं। लेकिन AS वालों के साथ आई एम अ बिट स्ट्रिक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि AS में मार्क्स लेना जो है वो एक पूरी मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। ठीक है, तो जो बच्चे वो साइंस सीख लेते हैं तो उनके मतलब यानी कि देखो 55 आउट ऑफ 60 भी आ जाते हैं, 43 आउट ऑफ 60 भी आ जाते हैं। आई वो स्टूडेंट जो उसके 43 भी आ गए आउट ऑफ 60। ठीक है ना, तो ये कोई इतनी मतलब मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ तुम लोगों ने चीजों को फॉलो करना है। अच्छा, अब यही वाली चीज तुम लोगों के सामने लिखी है, ये मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो है 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन्ड एनालिसिस की, इवेल्युएशन की। फिर वो आपको यही कह रहे हैं कि ये जो मैंने बातें बताई हैं कि देखिए जी अब आपके जो है ना ये AO1 एंड AO2 वाला यानी कि जो पार्ट ए होता है 8 मार्कर जो होता है उसमें 2 मार्क्स आपको AO3 के मिलते हैं। AO3 क्या होते हैं, इवेल्युएशन होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज ऑर्गेनाइज योर आंसर्स बेस्ड ऑन दिस स्प्लिट। ठीक है, और जो मैं तुम लोगों को बात करती हूँ कि यार मेरा सारा मकसद जो है इन क्लासेस का ये है कि तुम लोगों को नॉलेज अप्लाई करना आनी चाहिए, तो वो ये भी कह रही हैं कि कैंडिडेट्स नीड टू ऑर्गेनाइज देयर आंसर्स बेस्ड ऑन दिस स्प्लिट एंड मस्ट बी इंकरेज टू अप्लाई ऑल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू द क्वेश्चन दैट इज सेट। ठीक है, यानी कि एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं अपने बच्चों को ये बताती हूँ, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ठीक है, and incorporate the words of the question in your answer.
जो आपके क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वो बार बार आपके आंसर्स में नजर आने चाहिए। दूसरी चीज ये और ये मैंने तुम लोगों के जैसे अभी मैंने चेक किए हैं कुछ बच्चों के पहले, नेवर स्टार्ट योर आंसर विद अ जजमेंट। पहले से ही नहीं कह दो कि मार्केट इकोनॉमी इज वेरी गुड, ठीक है? नेवर स्टार्ट योर आंसर विद अ जजमेंट, दिस जजमेंट शुड ऑलवेज कम इन द एंड। ठीक है, it is strongly encouraged and is indeed a very important part of answering most questions. But it is important to note that without further explanation and analysis, such a focus alone will only be credited as AO1. जैसे तुम लोगों को बताया कि भाई ग्राफ्स बनाना इज इंपॉर्टेंट, जो सारी बातें मैं कह रही हूँ मैं उसको सब्सटेंशिएट कर रही हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट से, ताकि शक का तुम लोगों को कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी इतने ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, सिर्फ आपने ग्राफ्स अगर बना दिए और अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, अच्छी एनालिसिस नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज वाले मार्क्स मिलेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपने इलास्टिक प्राइस इलास्टिक डिमांड को एक्सप्लेन किया, उसके साथ आपने ग्राफ बना दिया, आपको नॉलेज के मार्क्स मिल गए, सिर्फ जो है वो 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे क्वेश्चन में, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपने फर्दर इलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन करनी है, ठीक है? फिर पार्ट बी में अगर आपने सिर्फ वन साइड बताई, ठीक है, अगर आपने इन पार्ट बी इफ यू जस्ट टॉक्ड अबाउट वन साइड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही लेवल 2 मार्क्स मिलेंगे। आपने दूसरी साइड भी बतानी है, जैसे अभी मैंने मार्केट फेलियर वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को बताया है। इसका ये मकसद है कि एट टाइम्स पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें एट टाइम्स ये होता है कि आप जो है ना, वो क्वेश्चन की नेचर ही ऐसी होती है कि आपको दूसरी साइड बताने की जरूरत ही नहीं होती। आयान ये गौर से सुन लो कि एट टाइम्स पार्ट ए में कुछ इस तरह की चीज जो है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की वर्डिंग इस तरह की होती है कि आपको दूसरी साइड जो है वो बताने की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है? पार्ट बी में यू हैव टू राइट बोथ साइड्स, यू हैव टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर का मतलब है फॉर एंड अगेंस्ट। Part A, maybe you should be giving both sides of the picture. However, certain questions are worded like this that you are not supposed to give both sides of the picture. अब ये कैसे आपको पता चलते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर देनी है और इसमें हमने बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर नहीं देनी। ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 33%, वो भी यही कह रही है कि भाई 33% ऑफ द टोटल मार्क्स एलोकेटेड, तो बच्चे ऐसे लूज करते हैं कि इवेल्युएशन का कुछ पता ही नहीं है उन्हें, ठीक है? और इवेल्युएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, however a number of candidates simply offered, अब इवेल्युएशन जब देते हैं तो कितनी मतलब हसीन किस्म की, however a number of candidates simply offered a summary of points already made, and it is important to understand that an evaluation requires some form of judgment and assessment and not a summary. यही बताया ना कि कंक्लूसिव एक तुम लोगों ने हर हाल में स्टांस लेना है और ऊपर वाले पॉइंट्स को तुम लोगों ने समराइज करके जो है वो नहीं देना, यू हैव टू गिव अ स्टांस, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आउट ऑफ ऑल द क्लासेस दैट विल हैपन इंशाल्लाह इन दीज 3 months। ये तुम लोगों की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये तुम लोगों को सेट कर रही है पैटर्न कि भाई आंसर करना कैसे है। सही है? अब थोड़ी सी हम एग्जामिनर रिपोर्ट से ही अच्छी इवेल्युएशंस देखते हैं। टेक अ मिनट, सब आराम से इसको पढ़ लो। ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स दी है, रीड इट एंड देन वी विल डिस्कस इट। मैम इस इवैल्यूएशन का क्वेश्चन क्या था? अच्छा, अब ये वाले जो इवेल्युएशन की द स्ट्रॉन्गेस्ट responses went on to conclude that the best policy would ultimately depend on the specific type of inflation. तो this question must have been कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी है टू curtail इन्फ्लेशन, ठीक है? ठीक है। क्या क्या जो है वो फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू curtail इन्फ्लेशन?
पढ़ लिया सबने? किससे पूछें? चलो मेहदी तुम बताओ, क्या समझ आया इन वैल्यूएशन के सारी ये जो चार चार एग्जांपल्स हैं, तो इनसे तुम्हें क्या समझ आया? मैम बेसिकली इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन उन्होंने दिया होगा वो ये पूछा होगा कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर कोई एक पॉलिसी का बताया होगा और पूछा होगा कि इसको रिलेट करो और पॉलिसीज के साथ। तो पहले आप हम्म एनालिसिस में जब बता देंगे एक उससे एक पॉलिसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो अब आप इवैल्यूएशन में आ जाएंगे। तो अब आप उसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो हम्म आपने नई चीज़ बतानी होती है जो कि हम्म उसी से लिंक्ड होगी, जो कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्सेज में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के लिए डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे, और हम्म गवर्नमेंट की स्टेट पर डिफरेंट हम्म इफेक्ट्स होंगे, और ये हम्म इनकम टैक्स रेट्स वगैरह, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल इट्स इफेक्टिंग। सो इट्स इसलिए जो है वो ठीक है, गवर्नमेंट विल हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि सिचुएशन क्या है कंट्री में बिफोर एक्टिंग अपॉन वन पॉलिसी। बिल्कुल। सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब भी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छा एक और चीज बता दूं, एक मेहदी ने बात मिस की है, ये आगे जाके तुम लोगों को मैं रिट्रेट भी करूंगी। जब भी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये लिख लो कि कुछ लोगों के मिड टर्म्स हो रहे हैं, किसी ने एग्जाम्स देने हैं अभी, तो ये फिर शायद तुम लोगों की हेल्प हो जाए। जब भी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपने हमेशा ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देनी होती है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखने होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको आया है फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन कि क्या फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, तो आपने सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं देने, आपने एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी फिर आप लेकर आओगे। आप कहोगे कि सप्लाई साइड पॉलिसी की भी बात करते हैं, फिर आप सप्लाई साइड पॉलिसी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोगे। समझ आई बात की? ठीक है। सो यहां पे अगर मूसा देखो, तो हर उसमें हर एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई कि एग्जाम्पल्स ऑफ गुड इवेल्युएशन फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट्स, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यानी कि जो कुछ कैंडिडेट्स ने, फ्यू कैंडिडेट्स, सारों में ये लिखा हुआ है कि कुछ इक्का दिक्का थे बेचारे जिनको पता था कि वाई वन पॉलिसी अप्रोच माइट बी प्रेफरेबल, आपने एक स्टांस लेना है। ठीक है, बच्चे कहते हैं हम जो है वो बैलेंस्ड जजमेंट दे दें, न्यूट्रल जजमेंट दे दें। न्यूट्रल जजमेंट एट टाइम्स कुछ क्वेश्चंस होती हैं जिसमें न्यूट्रल जजमेंट देनी पड़ती है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपने जजमेंट लेनी होती है, एक कंक्लूसिव स्टांस लेना होता है, न्यूट्रल नहीं। आपने कंक्लूसिव स्टांस लेना है कि व्हाई फिस्कल पॉलिसी इज बेटर और व्हाई सप्लाई साइड पॉलिसी इज बेटर। बच्चे लिखाती हैं फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो गुड, सप्लाई साइड पॉलिसी इज ऑल्सो गुड, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। भाई वो कह रहे हैं व्हाई वन पॉलिसी अप्रोच माइट बी प्रेफरेबल टू द अदर इन टर्म्स ऑफ द वाइडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप जो है बताएं कि कौन सी प्रेफरेबल है। ठीक है, कौन से सर्कमस्टांसेस की आप बात कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि दोनों बेहतर हैं, तो फिर आप वाइडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देकर बताएंगे फिर कौन सी वो है। ठीक है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन वर्डेड इस तरह का होता है कि आपको एक स्टांस लेना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे a number of candidates were able to offer an analysis of the various advantages and disadvantages of each, and there were some reasonable attempts at evaluation in relation to why a government would choose one rather than the other as a tool of protection in international trade. ये भी policy related कोई question होगा। इसमें भी वो ये कह रही हैं कि आपने बताना है कि कौन सा जो है गवर्नमेंट चूज करेगी, Why would they choose this over the other, ये आपने इवेल्युएशन में देना है। अपने सारे एनालिसिस में आपने क्या किया, आपने बताया ये पॉलिसी जो है अच्छी है, नहीं लेकिन इस पॉलिसी के ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, दूसरी पॉलिसी तुम लोगों ने बताई कि इस दूसरी पॉलिसी के ये एडवांटेजेस है लेकिन दूसरी पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस भी हैं, और फिर एंड पे तुम लोगों ने बताया कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट को ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब मैंने यहां तक तो बता दिया, तो एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, डोंट यूज वर्ड्स लाइक इन माय ओपिनियन,
डोंट यूज वर्ड्स लाइक yes और no. आप इस तरह से लिख सकते हो, इन कंक्लूजन, इन इवेल्युएशन, या फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सीन. मैं अक्सर बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सीन लिखती हूँ, तो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी यही वर्ड ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सीन. तो आप इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो अपने उसमें यूज करें. ठीक हो गया. सो ये तुम लोगों को थोड़ी सी मैं एक ग्लिम्स देना चाह रही थी इन आंसरिंग क्वेश्चन, सो डेट हम जब स्टार्ट करें तो हमारा स्टार्ट ही जो है ना वो राइट पाथ से हो. ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही ना हो. और फिर हम, क्योंकि हर चैप्टर के पास और ऑलमोस्ट हर चैप्टर के बाद ये बच्चों को पता है कि काफी ज्यादा लिखवाती लिखफूती हूँ, तो फिर तुम लोगों को अभी से ही पता हो कि किस तरह से लिखना है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ कि कोई किसी को क्वेश्चन, उस्मान. उस्मान तो आई थिंक कि वो सो गया है. ठीक है ना. सो जो है, एनी अदर पर्सन हु इज एनी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन नहीं है. चलो जी, फिर लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ठीक है, सबसे पहला हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगी हैं, विच इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो लेट मी स्टार्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैं ये दफा तुम लोगों के सामने खोल लूं. अच्छा, नोट्स भी पहले मैं बता दूं जरा थोड़ा सा ना. अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कौन से नोट्स से हमने मतलब हम पढ़ाई करें, तो मैं तो बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग पढ़ो फ्रॉम जो है इमरान लतीफ की बुक. ठीक है, बुक 1 एंड बुक 2. रीड एंड राइट है. वो उनकी बुक से स्टूडेंट रिसोर्स का वो एक मैं नंबर भी सेंड कर दूंगी, उनको फोन करो तो वो तुम लोगों को डिलीवर भी कर देती हैं. लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी कोई नोट्स हैं या अपने टीचर्स के नोट्स से तुम लोग पढ़ रहे हो, तो देयर इज नथिंग लाइक इट्स अप टू यू गाइस. ठीक है. लेकिन जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई इजी नोट्स आप बता दे, तो इजी नोट्स जो है या कोई अच्छे नोट्स बता दे, तो वो मैं फिर इमरान लतीफ के ही रेफर करती हूँ, और काफी बच्चों को वो काफी हेल्पफुल भी लगती हैं. अपने भी मेरे नोट्स हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को टुवर्ड्स द एंड जो हूँ वो दूंगी. सही है. हो सकता है कुछ बच्चों के पास वो नोट्स जो है पहले से ही पढ़े हों. सही है. लेकिन जो है मैं अब वो नोट्स जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि एंड पे जाके दूं, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है. तो पहले ये अहमद, मैं कहती हूँ ना, ये तुम लोगों की क्लास है जिसमें जो है ना इस तरह मेरी बंद होती है, वरना अभी मेरी A2 की बड़ी स्मूथ हुई और कोई इंटरनेट का इशू नहीं हुआ. तो अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि तुम लोगों में से कोई कुछ जो है ना गड़बड़ होते हैं. अच्छा, सो आगे चलते हैं. मैं ये बता रही थी कि नोट्स तुम लोगों को जो है वो मैं इंशाल्लाह अपने नोट्स बाद में दूंगी. सॉल्व्ड पास पेपर्स मेरे पास अपने हैं, ठीक है ना, वो भी तुम लोगों को एंड पे जाके मिलेंगे. सैम्पल आंसर्स में साइड बाय साइड देती रहती हूँ. अक्सर मुझे जब लगता है कि नहीं यार इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही है, जरा मैं इसको अपना सैम्पल आंसर दिखा देती हूँ, तो वो फिर मैं अपना सैम्पल आंसर उस बच्चे को दे देती हूँ, या क्लास में वैसे ही दे देती हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, सो ये सारी चीजें अब हमारी हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरी फर्स्ट चैप्टर, विच इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा जी. सो इस वक्त एडमिन कौन बन गया है भाई पार्टिसिपेंट्स में से? उस्मान. भाई उस्मान, मुझे जरा तुम दे दो. ठीक है ना, राइट्स वापस. सही है, डिक्लाइन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. चलो जी मैम. वापस मुझे मेरे राइट्स दो, और मैं ताकि जो हूँ फिर लेक्चर स्टार्ट करूँ. आते हैं तुम्हें होस्ट वापस बनाना? यस मैम, मिस मैंने बना चलो दिया. बना दो. ओके गुड. नहीं तो तुम डिक्लाइन किस खुशी में कर रहे थे, पहले तो मुझे ये बताओ ना. ये मैम एक मेरे तो तुम पास पहले क्लास तो में सो गए थे. नहीं, मैं कहाँ सोया था. सोए नहीं थे? वो मेरे अच्छा पास अच्छा. नहीं आ रहा था कुछ, मैं डिक्लाइन नहीं कह रहा था, वो खुद ही हो रहा ओके था. ओके, खुद ही हो रहा था. ओके ओके ओके, ठीक है. अच्छा चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी बेसिक वो स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये सब बड़ा इजी पीजी है, ये सबको आता है, लेकिन
जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एक आपको क्वेश्चन आता है वो इतना इजी पीजी नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उस चैप्टर को भी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी हम जो है इजी पीजी वाली चीज ही कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स में जो है आपका एक बेसिक जो आइडिया है वो क्या है, स्कार्सिटी का, विच इज ऑल्सो नोन एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, वो ये है कि देखें जी, हमारे जो हम इंसान हैं उनके अनलिमिटेड वांट्स है, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल दीज वांट्स। ठीक हो गया। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। सो रिसोर्सेज आपके जो है, दीज आर ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम इकोनॉमिक्स में जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि यार ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। And they are also known as economic goods. In a way, they are also economic goods. ठीक है? What it means is that there are two types of goods. एक आपके होते हैं free goods और दूसरे आपके होते हैं economic goods. अब ये free good का word सिर्फ छोटा सा है और जिसमें इतनी सी बात लिखी हुई है, मतलब कि ये free good क्या होता है भी मैं डिफाइन करने लगी हूँ। लेकिन जून 2025 के पेपर में पूरा free good के पे जो है ना एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। So free goods क्या होती हैं? Free goods are those goods that are unlimited in supply. That is, they are not scarce in nature. Example, oxygen, sunlight, air. और दूसरी चीज जो मैं यहां पे लिख देती हूं, their production and consumption doesn't require, it doesn't entail any opportunity cost. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रही हूँ। जून 2025 में पूरा एक इस पे क्वेश्चन आ गया था, बच्चे उल्टे सीधे आंसर्स लिखकर आ गए थे उसमें, ठीक है। तो फ्री गुड क्या है? फ्री गुड वो गुड है जो जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है उसकी कंजम्पशन में, उसकी प्रोडक्शन में, ठीक है। सो फ्री गुड्स आर दोज गुड्स जो आपके दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई, बिल्कुल इसमें स्कार्स नहीं है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे जाकर हम तो फिर से फ्री गुड्स की बात करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर इकोनॉमिक गुड्स क्या है? दीज आर द गुड्स व्हिच आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड द फॉलोइंग रिसोर्सेज एंड और गुड्स दे कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक गुड्स। लैंड, लैंड क्या होता है? ऑल द गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिश, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सारे आपके जो है वो लैंड है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी जो कि शायद मेरे पुराने स्टूडेंट्स को उसका आंसर बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है, लेकिन मैं अब जरा अपने नए वाले बच्चों को कहूंगी कि वो इसका आंसर मुझे करें, ठीक है। जो रोड होती है, सड़क, ठीक है, जो रोड है वो तुम लोगों को लगता है लैंड है? डू यू गाइस थिंक इट्स लैंड? जिसको लगता है लैंड है वो जरा बस हाथ खड़ा कर दे, इसके थ्रू होता है ना। सो नो वन थिंक्स कि इट्स लैंड। हाँ, पक्की बात है। अल्लाह ने नहीं दिया हमें ये सड़क वरक। मूसा, तुम्हें क्या लगता है? मूसा मंसूर। मैम मेरे ख्याल में से आई थिंक आई मीन लैंड होगा लेकिन बट द गवर्नमेंट ओन्स इट ना, सो टेक्निकली नहीं। अच्छा, मैं तुम लोग से जब कह रही हूँ कि मुझे जरा हाथ खड़ा कर दो तो कर दो ताकि तुम लोगों को बता दूं कि कहाँ पे तुम लोग गलत जा रहे हो। हाँ मोहित बताओ, तुम्हें भी लगता है लैंड है? तुम्हें क्यों लगता है लैंड है? अभी बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ये एमसीक्यूज भी बड़ा मरवाते हैं। हाँ, एक मार्क ए में ही चला जाता है। तुम्हें क्यों लगता है बता दो, नहीं है मैम, तुमसे गलती पूछूं? से हाथ उठ गया। गलती से हो गया, ओके ओके, बस सही है, ठीक है। भाई ये लैंड बिल्कुल नहीं होता, अल्लाह ने हमें रोड नहीं दी, ये रोड हम खुद बनाते हैं। जब भी आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा? आपने ये देखना है, सिंपल ये देखनी है चीज कि यार ये अल्लाह ने हमें दी है या नहीं, दैट्स इट। इसलिए मैंने लिखा हुआ गॉड गिफ्टेड रिसोर्स। रोड तो हम उसमें बजरी डालते हैं, उसको हम जो है वो एक रोड की शक्ल देते हैं, ठीक है। सो वी मेक इट अ रोड, we as human beings, right? But it's not
road as such, वो एक कच्ची जमीन होती है which has been given to us by Allah, but road has not been given to us by Allah, right? So ये एक difference है। तुम लोगों ने इसको कैसे देखना है कि यार ये गॉड गिफ्टेड है या नहीं। रिवॉर्ड लैंड का क्या होता है? रेंट होता है। रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट। ये तुम लोगों ने बस इसका रट्टा मारना है कि रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट, आगे कोई चीज नहीं। अच्छा जी, आगे फिर हम चलते हैं। लेबर, ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या है? लेबर है। रिवॉर्ड उसका क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल क्या होता है? ऑल द मैन मेड रिसोर्सेस, जो भी इंसान चीज बनाता है, जैसे कि रोड इंसान ने बनाई, तो किसमें टिक करोगे आप कैपिटल में टिक करोगे। क्वेश्चन एक आया हुआ एमसीक्यूज में, तो अक्सर बच्चे उसको लैंड टिक करके चले गए थे। तो रोड क्या होती है? रोड आपकी होती है, कैपिटल होती है, इट्स नॉट अ लैंड। फिर उसके बाद आपकी इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होती है? इट्स द एबिलिटी टू कंबाइन ऑल द एफओपीज एंड टेक द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, अब इसमें यानी कि ये वो बंदा होता है, क्वेश्चन आपको आता है, एक एमसीक्यू आया हुआ है कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुए, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि आउट ऑफ ऑल द एफओपीज वी हैव टॉक्ड अबाउट, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो वो है एफओपी, वो कौन सा है? आउट ऑफ ऑल द एफओपीज, अगर अभी नया नया प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आउट ऑफ ऑल द एफओपीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एफओपी होगा, वो कौन सा होगा? हुसैन, क्या लगता है? कैपिटल मैम, क्या? कैपिटल कैपिटल? नहीं। मैम इंटरप्राइज। मैम यस, एंटरप्राइज। इंटरप्राइज। यस, इंटरप्राइज होता है। क्यों? क्योंकि यही तो होगा एक इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? इट्स माय एबिलिटी टू कंबाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड टेक द रिस्क ऑफ लॉस। अगर मैं हूं ही नहीं, तो फिर ये कैपिटल, लैंड, इसका क्या होगा? ये पड़ा रहेगा। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेबर भी है, कैपिटल भी है, ठीक है ना, लैंड भी है, लेकिन उसको लगा करने वाला कोई आइडिया नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है बिहाइंड, कि वो इसको ऑर्गेनाइज करे और इसको जो है एक बिजनेस की शक्ल दे। नाउ द क्वेश्चन इज कि बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एफओपीज में नाम लिखाते हैं, इंटरप्राइज की जगह लिखाते हैं एंटरप्रेन्योर। एक तो इतनी मुश्किल स्पेलिंग है, ठीक है, मुश्किल से याद करते हैं स्पेलिंग, और फिर जाके इंटरप्राइज की जगह जो है एंटरप्रेन्योर लिखकर आ जाते हैं। एग्जामिनर उसमें काटा मार देता है, ठीक है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो, तुम लोग खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो, ये जो तुम लोगों की एबिलिटी है टू कंबाइन ऑल द एफओपीज, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। समझ आई बात की? सो इसलिए आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लिखना है, एंटरप्रेन्योर नहीं लिखना, ठीक है ना। बैठ कर पहले रट्टे मारोगे उसके स्पेलिंग के, फिर जाके गलत भी लिखाओगे, काटा भी मिल जाएगा है, तो इसलिए एंटरप्राइज लिखो, इजी भी है। चलो जी, अब हम थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, एंड देन वी विल एंड द क्लास। वॉन्ट्स क्या होती हैं? वॉन्ट्स होती हैं विच आर नॉट एसेंशियल, ठीक है। हम सॉरी जो है वो हमारी, हाँ, वॉन्ट्स क्या है? नॉट एसेंशियल, यानी कि अगर हम पहले नीड्स की बात कर लें तो वो हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। नीड्स हमारी जो है ना, वो 3 है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भुट्टो कहता था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, ये 3 है। वॉन्ट्स क्या है? अच्छा, बेहतर से बेहतर खाना हो, बेहतर से बेहतर कपड़े हो, अच्छे से अच्छा घर हो, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? ये हमारी वॉन्ट्स में आ जाती हैं, विच आर अनलिमिटेड। क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन मेरा है कि तुम लोगों की, अगर हम कहें कि यार सिर्फ हम नीड्स की बात करें, तो क्या आपका जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, विल बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इफ देयर आर ओनली नीड्स एंड नो वांट्स? ठीक है, इट वोंट,
ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही मसला ये कि भाई इतनी वॉन्ट्स है और रिसोर्सेज नहीं है पूरी करने के लिए, ठीक है। सो अच्छा, मुझे एक और मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, विल द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू फ्री गुड्स? Will the basic economic problem arise due to free goods? नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम वो दे आर नॉट स्कार्स इन नेचर। गुड, दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई। ठीक हो गया, तो ये तो तुम लोगों के एमसीक्यूज की एक चीज हो गई। अब हम जल्दी से एक और चीज करेंगे, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे मैंने कहा कि वो हम कल करेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम ज्यादा डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। अब ये आपकी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको स्कार्सिटी आपकी अराइज हो रही है। क्वेश्चन आता है, और ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, ठीक है, बच्चे कहते हैं हाँ जी स्कार्सिटी की वजह से होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जामिनर उसको भी काटा मार देते हैं, एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं, और अगर वैसे लिखा हुआ है तो उसको भी वो मतलब यानी कि जो है उसमें क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। भाई आपकी स्कार्सिटी की वजह से फॉरेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हुई। आप इकोनॉमिक चेन ऑफ एनालिसिस को बिल्कुल भी जो है वो मतलब वो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक चेन ऑफ एनालिसिस क्या कहती है कि आपने पहले एक बात की, फिर आपने दूसरी, यानी कि स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है, वी आर फोर्स टू मेक अ चॉइस, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे और मेरी अनलिमिटेड वांट्स हैं, आई विल बी फोर्स टू मेक अ चॉइस कि यार या मैं जो हूं हॉस्पिटल बनाऊं या मैं रोड्स बनाऊं, ठीक है। सो एज अ गवर्नमेंट ये मुझे स्कार्सिटी की वजह से चॉइस पेश हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चॉइस देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि मैंने बना ली रोड्स, पंजाब गवर्नमेंट ने रोड्स बना ली, तो क्या फोरगो हो गया, हॉस्पिटल्स फोरगो हो गए, सही है। स्कार्सिटी, तो इसमें इकोनॉमिक चेन ऑफ एनालिसिस क्या थी, स्कार्सिटी के बाद बच्चों आते हैं चॉइस, चॉइस के बाद आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चे क्या करते हैं, जंप करते हैं, स्कार्सिटी लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो वो गलत है। स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, जिसमें उन्होंने जैसे मैंने ये बिल्कुल एक बनाई हुई है ना लिंक, उसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन ने इसी तरह से लिंक बना हुआ है, और वो कह रहे हैं कौन सा करेक्ट है। तो स्कार्सिटी के साथ जो है वो लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कार्सिटी के साथ लिखा हुआ है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जाहिर है ये वाला ही सही है, जहां पे स्कार्सिटी चॉइस, scarcity is leading towards choice and choice is leading towards opportunity cost। समझ आई इस बात की? हाँ भाई शहरयार, समझ आ गई? चलो अब हम जो है वी कैन एंड द क्लास। कल की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह। मैंने 2-3 बच्चों के देखा है कि उन्होंने अपनी बिल्कुल वीडियो ऑन नहीं की थी, तो वो जरा कल की क्लास में जो है ना इंसान बने रहे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।